नहीं, इफ यू नीड यू कैन नोट डाउन, इफ यू फाइंड सम न्यू पॉइंट्स, अगर आप कुछ नए पॉइंट्स को पाते हैं देन यू हैव टू नोट डाउन, otherwise you don't need to note down it because you have only to listen it carefully. You have to only listen it carefully. If there is any dilemma, I will discuss with you how you can understand it in a proper way. So what I want to tell you, in today's class we will discuss what? In today's class we will discuss Macbeth. Already you know कि Macbeth is what? Macbeth is a well known tragedy of William Shakespeare. It published in 1606. ये बात मैं पहले भी बताया था और अभी भी हम लोग चल रहे हैं कि जब भी किसी प्ले को हमें करना है तो उस प्ले का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है कि वह प्ले कब पब्लिश हुआ. तो मैकबेथ इज अ वेल नोन ट्रेजेडी. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इट्स अ वेल नोन ट्रेजेडी. मैकबेथ एक वेल नोन ट्रेजेडी है. किसका मैकबेथ वेल नोन ट्रेजेडी? मैकबेथ इज अ वेल नोन ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर. William Shakespeare. Second point I want to tell you कि when you go with this point कि it's a well-known tragedy of William Shakespeare, it means that except it there are so many tragedies. There are means William Shakespeare has written 4 great grand tragedies. और उसको हमने हमेशा बताया था कि अगर आपको उनको जो है क्रोनोलॉजी उनको समझना है, कौन पहले आई कौन बाद में आई, तो उसका एक मैंने आपको तरीका बताया था. एंड व्हाट वाज दैट थिंग? दैट वाज द होक्म. HOKM. H फॉर हैमलेट. मैंने बताया था कि ये 1602 में आया है. O फॉर ओथेलो 1604 में आया है. K फॉर किंग लियर 1605 में आया है. M फॉर मैकबेथ. इन चारों ट्रेजेडी को उसका सन और कैसे आप समझ सकते हैं मैंने एक शार्ट तरीका बताया. और वह शार्ट तरीका मैंने क्या बताया था? हुक्म करके HOKM. कि ये एक शार्ट तरीका, एक शार्ट फॉर्म है जिसके माध्यम से आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इट्स अ वेल नोन ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर. उन्होंने 4 ग्रेट ग्रांड ट्रेजेडीज लिखा और इस 4 ग्रेट ग्रांड ट्रेजेडीज में यू विल फाइंड दैट हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ. हैमलेट 1602 में आई है, ओथेलो 1604 में आई है, किंग लियर 1605 में, मैकबेथ 1606 में. जब भी 4 ग्रेट ग्रांड ट्रेजेडी की बात होती है तो इस पर हमें जाने की जरूरत होती है. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज की क्लास में हमने कौन से लिया? सबसे लास्ट वाला लिया है, ना तो पहला लिया है ना तो. क्यों लिया है? उसके पीछे रीजन है कि मैकबेथ यू विल कम टू नो कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड डिग्री कॉलेजेस व्हेन यू आर डूइंग ग्रेजुएशन तब आपने मैकबेथ को पढ़ा होगा. ज्यादातर चीजें आप देखेंगे कि मैकबेथ जो है आपको बीए सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में इफ देयर इज एनी प्ले तो मैकबेथ सबसे पहले प्रिस्क्राइब किया गया था. इवन इन कानपुर यूनिवर्सिटी अभी लास्ट ईयर तक मैकबेथ चल रहा था. इस बार सिलेबस चेंज हुआ तो मैकबेथ की जगह बीए सेकंड ईयर में ओथेलो आया हुआ है. तो हम सारे लोग इससे वाकिफ हैं कि यह एक ऐसा रहा है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप किसी ट्रेजेडी को पढ़ते हैं तो उस पार्टिकुलर ट्रेजेडी में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है. नंबर 1 पॉइंट की व्हाट टाइप ऑफ ट्रेजेडी दैट इज, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेजेडी दैट इज. नंबर 2 पॉइंट की वेयर द सेटिंग ऑफ दैट ट्रेजेडी फॉल्स. उस ट्रेजेडी, वह ट्रेजेडी किस कैटेगरी में आएगी. दूसरा चीज कि वो जो ट्रेजेडी है उसका फॉल कहां पर है, मतलब उसका सेटिंग कहां पर है. सो देयर आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई वांट टू टेल यू कि जब हम मैकबेथ की बात करते हैं तो मैकबेथ जो आपकी ट्रेजेडी है यह पार्टिकुलर एक ऐसा ट्रेजेडी है जिसे हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के जहां पर एक वर्ड यूज किया जाएगा इविल एम्बिशन. इविल एम्बिशन. इस इविल एम्बिशन को लेकर के पूरी की पूरी बात रखी गई है और इसी इविल एम्बिशन को लेकर के यू विल कम टू नो कि दैट देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आई हैव टू डिस्कस कि व्हाट टाइप ऑफ इविल एम्बिशन और ये इविल एम्बिशन अगर रहा है तो किससे रिलेटेड है और इविल एम्बिशन क्या व्हाई दिस इज द यू मे से कि दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ द प्ले. ये क्यों एक मेजर पॉइंट है प्ले का. क्या इसका रिलेशन मैकबेथ से कुछ था, क्या ये मैकबेथ के डाउनफॉल का कारण बनता है. सच अ थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड.
So what I want to tell you कि whenever you study any tragedy or any play, the important thing is what the important thing is कि what type of tragedy that is, and second thing कि ultimately कि what is the key point, what is the crux, what is the theme, what is the subject matter of that play. वो जो प्ले है उसका क्रक्स क्या है, उसका सारांश क्या है, या क्या कोई एक ऐसा शब्द है जिसमें हम उस प्ले को डिफाइन कर सके. तो जब भी मैकबेथ के बारे में बात आती है तो यह चीज जरूर आएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज इविल एम्बिशन. थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है मैकबेथ को लेकर के, वह कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है, द थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पे डील करना चाहता हूँ, उसका सेटिंग, जो अभी मैंने आपसे बात किया था. अगर मैं सेटिंग की बात करूंगा तो यू विल कम टू नो जो इसका सेटिंग है वो कहां पर है, स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड एक प्लेस है, यहां पर इसकी सेटिंग होती है. अब अगर आपके माइंड में दो बातें आ गई कि एक तो यह ट्रेजेडी है जो 1606 ईस्वी में पब्लिश हुआ, दूसरी बात आपके माइंड में क्या आता है कि यह एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें इविल एम्बिशन को लेकर के बात कही गई है. तीसरा पॉइंट आपको क्या आता है कि इसकी जो सेटिंग है वो कहां पर है, इसकी सेटिंग आपका स्कॉटलैंड में है. दीज थ्री पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. चौथा पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं कि यह जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर के 4 ग्रेट ग्रांड ट्रेजेडीज का हिस्सा है और सबसे लास्ट में आती है, 1606 ईस्वी में पब्लिश होता है. तो दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. अब आपका पूरा कंसंट्रेशन केवल इसी प्ले पर है कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्ले, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस प्ले, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स डू यू फाइंड, और जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टू व्हाट एक्सटेंट यू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन मैकबेथ. मतलब यह है कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी का जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप मैकबेथ में कहां पाते हैं, शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडी में क्या क्या बातें की हैं, क्या आप उनको पाते हैं या नहीं पाते हैं. इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको इरेज करके आपको बताना चाहता हूं कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी की कौन कौन सी क्वालिटीज या कौन कौन सी चीजें आप पाते हैं. दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि द प्ले केम इन एलिजाबेथन एज, और अभी अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि एलिजाबेथन एज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है. एंड एक्सेप्ट इट आई आल्सो टोल्ड यू how you can understand how you can understand the basic characteristics of Renaissance, and how do you find the characteristics of Renaissance in the tragedies of William Shakespeare, स्पेशली इन दिस प्ले. यहाँ पर भी आपको रिनेशा नजर आएगा, यहाँ पर भी आप रिनेशा की कैरेक्टरिस्टिक्स को पाएंगे. इसीलिए मैंने कहा था कि अभी तक शेक्सपियर के जितने प्ले मैंने पढ़ाए थे वो केवल मैंने कैरेक्टर बताया था, थीम बताया था, सेटिंग बताई थी, इंपॉर्टेंट लाइन बताया था, मैंने उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया था. Now in this class we are going to what, in this class we are going to ultimately what, to just assess or evaluate or examine this particular tragedy in the light of what, in the light of Shakespearean tragedy. कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो रही है उसके व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी डू यू फाइंड हियर, इसमें क्या क्या पाते हैं. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इसकी सीन्स, कुछ कैरेक्टर्स के नाम मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ. जब भी हम कैरेक्टर पे बात करेंगे तो मैकबेथ में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सारे कैरेक्टर्स का आपको एक लिस्ट बनाना है, एंड आफ्टर इट आई विल डिस्कस विद ईच कैरेक्टर, आई विल गो विद ईच कैरेक्टर. सेटिंग मैंने आपको बताया था, सेटिंग कहां पर है, स्कॉटलैंड में है. कैरेक्टर्स की जहां तक बात है, डंकन, DUNCAN पहला कैरेक्टर, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के राजा हैं. दूसरा मैकबेथ जिनके नाम पर प्ले रखा गया, हीरो ऑफ द प्ले. तीसरा लेडी मैकबेथ, फीमेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर, फीमेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर. चौथा बैंको, मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग डंकन, मिनिस्टर इन द
court of King Duncan. Next, Philians, F-L-E-A-N-C, Philians, son of Banquo. 6, Macduff, equal to Banquo. 7वां, Malcolm and Donalbain. 2 sons of King Duncan. 8वां, Ross, Doctor, Sergeant, other minor characters of the play. Other minor characters of the play. So what I want to say, what I want to tell you, कि when you go with this play, especially Macbeth, what the points you have to keep in your mind. It's a tragedy published in 1606 and it has following characters. एक बार मैं कैरेक्टर्स को दोबारा आपके सामने बता दे रहा हूं. एक है डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड. दूसरे हैं मैकबेथ, हीरो ऑफ द प्ले. लेडी मैकबेथ, फीमेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर. बैंको, मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग डंकन. फिलियंस, उन्हीं का बेटा है बैंको का. मैकडफ इक्वल टू बैंको. मैकडफ भी जो है किसके समकक्ष है? बैंको के ही समकक्ष है. मैलकॉम एंड डोनाल्बियन, 2 सन्स ऑफ किंग डंकन. रॉस, डॉक्टर, सर्जेंट, ऑल दीज थिंग्स. इसके अलावा कुछ और भी आप कैरेक्टर्स पाएंगे जो कि जो है दे आर द माइनर कैरेक्टर्स. एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, हिकेट, H-E-C-A-T, हिकेट. हिकेट, हेड ऑफ द 3 विचेस. 10वां 3 विचेस. हाँ, अब आप ये बताइए क्या कह रहे हैं कि कहां पे नहीं दिख रहा है? बोर्ड पर लाइट पड़ रही, दिखाई नहीं पड़ रहा है. देखिए, whatever I have written already, you are familiar with these characters. आई थिंक हाँ, लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि लाइट सामने से रिफ्लेक्ट कर रही होगी. कौन से पॉइंट पे आपको नहीं दिखाई पड़ रहा? किस पॉइंट पे? 7 नंबर पे मैंने लिखा मैलकॉम एंड डोनाल्बियन, M-A-L-C-A-L-M, मैलकॉम एंड डोनाल्बियन, D-O-N-A-L-B-I-A-N, 2 सन्स ऑफ किंग डंकन. 8 पॉइंट है रॉस, डॉक्टर, सर्जेंट एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स. दे आर द अदर माइनर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. 9 मैंने लिखा हिकेट, हेड ऑफ द 3 विचेस. 10 आपका 3 विचेस.
So you will come to know these are the characters of the play. When we talk about these characters, then what happens ultimately, you know it very well कि डंकन जो है किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। डंकन इज द जेंटिल किंग। जो डंकन है वो एक जेंटिल किंग है। इट डजेंट मैटर कि जेंटिल इन व्हाट वे, बट रिमेंबर दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर डंकन जो है जेंटिल किंग है, देन व्हाट आकर्स व्हाट ही डिड। सो आई वांट टू टेल यू कि डंकन इतना ज्यादा जेंटिल है कि इवन ही डजंट नो व्हाट, इवन ही डजंट नो द पर्टिकुलर व्हाट इज आकरिंग विद इन द माइंड ऑफ मैकबेथ। और उनके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास है उनको। तो यू विल कम टू नो कि जब डंकन ने किंग ऑफ स्कॉटलैंड है इन्होंने इस चीज को संभाला है, तो उनके अपने साम्राज्य पे कुछ लोग क्या करते हैं कि हमला करते हैं, और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए टू डिफेंड हिज किंगडम ही सेंड्स हुम टू डिफेंड हिज किंगडम ही सेंड्स मैकबेथ। और मैकबेथ के साथ किसको? बैंको को। यू विल कम टू नो उन्होंने अपने 2 मिनिस्टर्स को भेजा है अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। जब अपने साम्राज्य को बचाने के लिए 2 मिनिस्टर्स को भेजते हैं, तो दे फॉट ब्रेवली एंड डिफेंडेड मींस किंगडम ऑफ किंग डंकन। व्हेन दे आर कमिंग बैक, देन दे विल कम टू नो कि उनकी मुलाकात जो है किससे होती है? 3 विचेस से होती है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर दैट कि किंग डंकन जो स्कॉटलैंड के राजा हैं, स्कॉटलैंड पे कुछ जो उनके एनिमीज हैं वो उस पर क्या करते हैं, या उनके अपने ही लोगों में से कुछ लोग वहां पे अटैक करते हैं। और उस अटैक का रिजल्ट ये होता है कि उन्होंने उसको उस अटैक को दबाने के लिए, उस रिवोल्ट को दबाने के लिए किसको भेजते हैं? अपने 2 बोल्ड, ब्रेव और करेजियस मिनिस्टर्स को भेजते हैं, जिनमें कौन है? एक मैकबेथ है एंड सेकंड इज हु? सेकंड इज बैंको। ये दोनों लोग जाते हैं, दे फॉट ब्रेवली इन बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में बहादुरी से लड़ते हैं और उसके बाद उस विद्रोह को दबाते हैं। जब उस विद्रोह को दबाते हैं या जब बैटलफील्ड चलता रहता है, तभी आप देखेंगे कि एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में एक रोल है, और वह रोल किसका है? दैट इज द रोल ऑफ द सर्जेंट। एक वुंडेड सर्जेंट है, घायल सैनिक है। वह जो घायल सैनिक होता है, वह घायल सैनिक क्या करता है? वह रिपोर्ट करता है। ही टेल्स द लेटेस्ट सिचुएशन ऑफ द वॉर, द लेटेस्ट सिचुएशन ऑफ द बैटलफील्ड। वह बैटलफील्ड का लेटेस्ट सिचुएशन बताता है। किसको बताता है? किंग डंकन को बताता है। और जब वहां पे वह बताता है, तो ही ग्लोरीफाइज बोथ किंग डंकन, बोथ बैंको एंड मैकबेथ। जब वह लेटेस्ट सिचुएशन बताता है, तो मैकबेथ की और साथ ही साथ बैंको की बहुत तारीफ करता है, एंड टेल्स दैट कि इन व्हाट वे दे फॉट इन द बैटलफील्ड, और उन्होंने किस तरह से, हाउ डिड दे कट द थ्रोट ऑफ द एनिमीज बाय यूजिंग देयर स्वॉर्ड। उन्होंने कैसे जो है शत्रुओं के गला काटे, ऑल दीस थिंग्स वह उसको बहुत ही ब्रेवरी के साथ बताता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन उसके अपने डिस्क्रिप्शन में नजर आता है। आई वुड लाइक टू इरेज इट। और वो जो 2 क्वेश्चन नजर आता है, उनमें से एक क्वेश्चन ये रहा है कि मैकबेथ की तुलना मैकबेथ की जो है तुलना किससे की जाती है? बेलोनास ब्राइड ग्रूम, BELLONAIS, बेलोनास ब्राइड ग्रूम। मैकबेथ इज कंपेयर्ड विद whom? मैकबेथ इज कंपेयर्ड विद बेलोनास ब्राइड ग्रूम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सिकंदर जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यू विल कम टू नो कि जो सर्जेंट है, वह सर्जेंट जो है मैकबेथ की तुलना किससे करता है? बेलोनास ब्राइड ग्रूम। बेलोना क्या है? बेलोना इज गॉडेस ऑफ वॉर, गॉडेस ऑफ वॉर, ग्रीक गॉडेस ऑफ वॉर। ग्रीक में युद्ध की देवी को बेलोना कहा जाता है। और जो आपका सर्जेंट है वह बताता है कि बोथ मैकबेथ एंड बैंको फॉट ब्रेवली, दे कट द थ्रोट ऑफ एनिमीज बाय यूजिंग द स्वॉर्ड एंड दिस इज व्हाई। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान में जो था, जो मैकबेथ है वह बेलोना का ब्राइड ग्रूम हुआ।
यू कैन अंडरस्टैंड ब्राइडग्रूम की इसका जो सिमली दी जा रही कितना ज्यादा रहा है। एक और चीज कि उसने शत्रुओं के इतने गले काटे कि वहां पे एक गोलगोथा तैयार हो गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज गोलगोथा, और सर्जेंट ने मैकबेथ की तुलना किससे की है। तो सर्जेंट ने मैकबेथ की जो तुलना की है वो किससे की है, वुंडेड सर्जेंट कंपेयर्ड मैकबेथ विद बेलोनास ब्राइड ग्रूम। और सेकेंड एक वर्ड आता है गोलगाथा, GOLGATHA। गोलगाथा इज द नेम ऑफ रिवर, इज द नेम ऑफ रिवर। इसके बारे में एक मिथ है कि यह जो है खून की नदी थी। तो युद्ध के मैदान में ही कट द थ्रोट ऑफ इनमीज बाय विच एन अदर गोलगोथा वाज फाउंड एरिया इट वाज प्रिपेयर्ड। एक दूसरी गोलगाथा वहां तैयार हो गई। सो टू थिंग्स आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन ही when the wounded surgeon reports the current situation of the battlefield, तो वहां पे वह उसकी तुलना किससे करता है, वहां पर वह जो है मैकबेथ की तुलना उसकी उनकी बहादुरी को लेकर बेलोनास ब्राइडग्रूम से किए हैं, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने किससे किया हुआ है, गोलगाथा, वहां पे एक शब्द उन्होंने यूज किया। गोलगाथा क्या है, एक ग्रीक रिवर है जो ऐसा कहा जाता था खून की नदी। तो मैकबेथ ने दूसरी खून की नदी, और यहाँ पे क्या आपको नजर आता है, हाइपरबली। यू विल कम टू नो कि ये दो चीज आपको ध्यान में रखना। जहां से सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इतना सारी चीजें हम पाते हैं जो प्ले में रहा है कि प्ले में क्या चीज है, प्ले में बैटल है, बैटल फील्ड के बारे में, प्ले में किसके बारे में है, वॉर को लेकर के बात की गई है, प्ले में कहीं ना कहीं ब्रेवरी को लेकर के बात की गई है। तो मैंने आपको बहुत शुरू में ही बताया था कि व्हाट डू यू फाइंड इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। In Shakespearean tragedy, you find what? In Shakespearean tragedy, you find dismaying atmosphere, you find fearful atmosphere, you find war, you find murder, you find blood, you find what? You find एक तरह का टेरर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, डार्क एंड ग्लूमी एटमॉस्फेयर। और जिसमें एक और बात आती है कि वह क्या होता है, अनहैप्पी एंडिंग, अनहैप्पी एंडिंग, इट एंड्स इन ग्रेवयार्ड। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि शेक्सपियर की ट्रेजिडी पर जब भी बात होगी तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो मैकबेथ जो प्ले है उस प्ले में बिल्कुल अभी शुरू में आपने देखा बैटलफील्ड का, कटिंग ऑफ थ्रोट का, ब्रेवरी का, एक टेरिबल और हॉरिबल सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन वहां पे हो रहा है। यह कौन सा सिचुएशन है, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड की मैंने बात की है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि वेन एवर वी टॉक अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, तो शेक्सपियर अपनी ट्रेजिडी में हमेशा सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स का यूज किसी ना किसी फॉर्म में करते हैं। तो जो मैकबेथ है, मैकबेथ में डू यू फाइंड सुपर नेचुरल कैरेक्टर? इफ देयर आर सुपर नेचुरल कैरेक्टर इन दिस प्ले, तो हु आर दे, व्हाट द रोल दे हैव प्लेड? अगर मैकबेथ में सुपर नेचुरल कैरेक्टर है तो वे कौन है, और साथ ही साथ उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया है। सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स को लेकर के मैंने अभी एक नाम लिखा था, हिकेट, और हिकेट के अलावा मैंने लिखा था थ्री विचेस, और एक और कैरेक्टर मैं लिख रहा हूं, बैंकोज गोस्ट। बैंकों का जो गोस्ट है वो आएगा। और एक और कौन सा मैंने आपको बताया, मैंने एक और पॉइंट बताया वो आपका थ्री विचेस है, और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था हिकेट। तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप मैकबेथ को लेके डिस्कस करेंगे तो मैकबेथ को डिस्कस करते समय ऑलवेज रिमेंबर दैट कि देयर इज आल्सो सुपर नेचुरल कैरेक्टर। यहाँ पर भी सुपर नेचुरल कैरेक्टर है। सुपर नेचुरल कैरेक्टर हाउ डू यू फाइंड, इन व्हाट वे यू फाइंड? यू फाइंड सुपर नेचुरल कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ थ्री विचेस, और थ्री विचेस की जो हेड है जिसका क्या नाम है, हिकेट, वह भी जो है सुपर नेचुरल कैरेक्टर, वह भी एक विच है। कंफर्म हो रहा है? दूसरा चीज एक और आपको, बैंकों का गोस्ट, GHOST। सो यू फाइंड दीज थिंग्स। अब अगर आप ध्यान में रखिएगा, मैं अगर केवल एक उसकी बात करूं, दैट इज व्हाट एक्ट फर्स्ट सीन first of the play. If I talk about act first, scene first of the play, you will come to know the beginning of the play is very significant, it's very important, because in this scene जो act first और scene first play का है, in this scene you find what, you find the entry of the three witches। और इस सीन को जो है बिगिनिंग सीन भी कहा जाता है। तो आपको इसके अलावा ड्रामा में बहुत सारे सीन्स है, उस पर भी बात होगी, बट रिमेंबर दैट कि व्हाई बिगिनिंग सीन इज इंपॉर्टेंट, and what type of character comes in the beginning of the play।
तो यू विल फाइंड दैट कि इन द बिगिनिंग सीन देयर आर द थ्री विचेस, देयर आर द एंट्री ऑफ द थ्री विचेस, and these three witches are the symbol of ill omen. I double L then hyphen omen OMEN. वे अपशकुन का प्रतीक है। वे अच्छाई वे अच्छी चीजों की प्रतीक नहीं बल्कि किसका प्रतीक है? इल ओमेन का। ILLOMEN। व्हेन यू फाइंड दैट कि जब थ्री विचेस आती हैं पूरे के मींस इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, तो वहां पर जो स्टेज का डेकोरेशन होगा या जिस हिसाब से आप जो है चीजों को देखते हैं कि इन व्हाट वे शेक्सपियर हैज डेकोरेटेड द स्टेज, यू फाइंड दैट देयर इज अ वर्ड थंडरिंग, लाइटिंग, और एक और वर्ड है हीथ। आई वुड लाइक टू राइट इट हियर, थंडरिंग, THUNDERING, थंडरिंग, लाइटिंग, LIGHTNING, और एक और शब्द है हीथ। ये जो थंडरिंग, लाइटिंग और हीथ जो शब्द है यह इंडिकेट करता है कि जिस तरह से थ्री विचेस की एंट्री होती है वह नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब कि जो सुपरनेचुरल कैरेक्टर होंगे वे जो है दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, कि वे एक नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें उनकी एंट्री होगी। दे आर द सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स, और सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स की एंट्री कराने के लिए शेक्सपियर ने जिस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है वह एटमॉस्फेयर कैसा है? थंडरिंग का है, लाइटिंग का है, और साथ ही साथ आपका कौन है? हीथ है। थंडरिंग और लाइटिंग हम समझते हैं कि जब मौसम गड़बड़ होता है, बिजली की गड़गड़ाहट और किस हिसाब से बारिश, देयर इज नो वन, और हीथ, हीथ का मतलब बंजर जगह पर। नाउ द यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि शेक्सपियर जो है इस जो स्टेज का डायरेक्शन था या स्टेज का डेकोरेशन था कि हाउ ही हैज टू डेकोरेट द स्टेज, हाउ ही हैज टू मेक द एंट्री ऑफ द थ्री विचेस, वो एक सिचुएशन वहां पे उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो जो थ्री विचेस हैं, जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स हैं, दे कम इन दिस वे, दे कम इन सच एटमॉस्फेयर, दे शो देयर प्रेजेंस इन सच एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं कि आप उनको उनकी एंट्री बिग बाजार में करा देंगे, उनकी एंट्री जो है किसी बड़े शॉपिंग मॉल में कराएंगे जहां पे ह्यूमन बींग्स हैं। नो, दे डोंट लाइक सच अ प्लेस, दे डोंट लिव देयर। तो जैसा कैरेक्टर होगा, जैसा उनका नेचर होगा, वैसे स्टेज का डायरेक्शन भी या उसका डेकोरेशन भी होना चाहिए। इसीलिए पहले ही सीन में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि सुपरनेचुरल कैरेक्टर ट्रेजेडी है और उनका अपना प्रेजेंस जो होगा वो इस तरह से होना चाहिए। तो बखूबी उन्होंने उसको क्या किया हुआ है, सुपरनेचुरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो है पूरा उन्होंने माहौल, पूरा सिचुएशन उन्होंने तैयार किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि लाइन के रूप में आता है, जो मैं हर लोगों से कहता हूं कि हम सबको पता होना चाहिए, या यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। और वो लाइन क्या है? एक कोटेशन है जो अक्सर जब बीए सेकंड ईयर में भी व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और वो होता था तो एक्सप्लेनेशन में भी वो अक्सर पूछा जाता था। और वो चीज ये है कि थ्री विचेस जो है मिल करके एक लाइन बोलती हैं। उस लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूं, फेयर इज फाउल and foul is fair, hover through the fog and fill the air. यू विल कम टू नो, उन्होंने ये लाइन बोला, दो लाइन, फेयर इज फाउल, जो हमारे लिए अच्छी है वह इंसानों के लिए बुरी है, जो इंसानों के लिए बुरी है वह हमारे लिए अच्छी है। या ऑलरेडी उनका कैरेक्टर बता रहा है। इट दीज लाइंस टेल्स देयर नेचर, दीज लाइन टेल्स देयर कैरेक्टर की व्हाट आर दे, हु आर दे, उनका अपना टेस्ट क्या है, वे क्या चाहती है। इसीलिए उन्होंने लिखा कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर थ्रू द फॉग, हावर मेक अ सर्किल, हम तीनों मिलकर के एक सर्किल बनाएंगे और हम कहाँ पे उड़ चलेंगे? हम फॉग और फिल द एयर, फिल्दी माने डर्टी, मतलब एक गंदी हवा में। वे कहते हैं हम एक सर्किल बना करके हम गंदी हवा में, जहां मेरा निवास स्थान, हम वहां पे चलेंगे। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बीइंग्स डोंट लाइक द पॉल्यूटेड वाटर, या दे डोंट लाइक टू लिव इन सच अ एटमॉस्फेयर। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू गो विद दीज लाइंस, तो एक तो आपको पता होना चाहिए ये लाइन किसने बोला है? थ्री विचेस ने बोला है। कहां पर बोला है? मैकबेथ में बोला है। किस में बोला है? एक्ट फर्स्ट में, और साथ ही साथ सीन फर्स्ट में बोला है। तो ये लाइन कहां पे किसके द्वारा बोली गई है? थ्री
विचेस एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ये बात की गई है। अब अगर मैं आपसे एक बात करूं कि व्हेन यू गो विद दीज थिंग्स कि थ्री विचेस हो गई, थ्री विचेस के साथ साथ आपको ये भी पता हो गया कि उनका एंट्री कैसे हुआ और उनका अपना टेस्ट क्या है, वे क्या, और यहीं पर उन्होंने एक फ्यूचर प्लानिंग बनाई है। वो ये कहती हैं कि अब हमारी मुलाकात कब होगी, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि हमारी मुलाकात तब होगी व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन। एक शब्द ध्यान में रखिएगा, हर्ली बर्ली इज डन। हर्ली बर्ली क्या, व्हेन द वॉर इज ओवर, जब वार खत्म हो जाएगा। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, बिल्कुल प्ले के शुरू में ही आप क्या पाते हैं, थंडरिंग, लाइटिंग, थ्री विचेस, साथ ही साथ व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द वॉर इज ओवर। So again, I would like to point out, again I would like to tell you कि these are the techniques which have been used by William Shakespeare कि जब भी ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी जैसा एटमॉस्फेयर, when you find the three witches, especially the entry of the three witches, when they talk to each other, when they say fair is foul and foul is fair, hover through the fog and fill the air, when they speak these words, these lines, then you will come to know एक अलग सिचुएशन क्रिएट होता है कि रियली में कैरेक्टर जो है विचेस हैं और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने स्टेज का डेकोरेशन किया, स्टेज डायरेक्शन किया और ये सब चीजें वहां पे रही हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि एक मैंने बताया था कि उनकी ट्रेजेडी में वॉर का एक सेंस होगा, वॉर के बारे में बात होगी, और बिल्कुल अभी जो है ड्रामा शुरू हुआ है, तुरंत का तुरंत वॉर का जिक्र आ जाता है। और ये बात कब की है, ये बात तब की है जबकि आपके देखेंगे कि जो वुंडेड सर्जेंट है, जो एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में वार के बारे में बताता है, मैकबेथ की ब्रेवरी को लेके बात करता है, बैंको की ब्रेवरी को लेके बात करता है और कहता है कि मैकबेथ बहुत बहादुरी से लड़े, बैंको बहुत बहादुरी से लड़े, उन्होंने दुश्मन के गले काट दिए, ऑल दीज थिंग। तो जो वार एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में हो रहा है, उसकी एक झलक जो है बिल्कुल कहां पे देखने को मिलती है, एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में। किसके माध्यम से, थ्री बीचेस के माध्यम से। उसके बाद पूरी सिचुएशन किसको आप देखेंगे कि पूरी की पूरी सिचुएशन जो है आपका एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में वुंडेड सर्जन बताता है। तो आपको एक मैंने एक स्टोरी बताई कि किस तरह से जो है शेक्सपियर की ट्रेजेडी में वार है, सुपर नेचुरल कैरेक्टर हैं और वे इल ओमेन हैं, वे एक प्लानिंग करती हैं और कहती हैं कि जब वार खत्म हो जाएगा तब हम लोग एक मीटिंग करेंगे। किसके साथ मीटिंग करेंगे, मैकबेथ के साथ मीटिंग करेंगे। अब आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है कि एक कैसे चीजों को लिंक किया जा रहा है। पहले थ्री विचेस की एंट्री, सेकेंड सीन में वार का जिक्र, और जैसे ही वार खत्म होगा एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में मैकबेथ और तीनों विचेस की मीटिंग दिखा दी जाएगी। This is the art कि how you have to tell the story, how you have to narrate the story, how you have to link the whole events, कैसे सारे इवेंट्स को लिंक करना है, यह पार्टिकुलर टेक्निक आपको देखने को मिलेगा। सो यू विल कम टू नो कि ये पूरी सिचुएशन होने के बाद और तमाम चीजें, मैंने आपको एक कुछ जनरल बातें भी की थी कि शेक्सपियर के प्ले में खासकर ट्रेजेडी में डिसमेइंग एटमॉस्फेयर, fearful atmosphere, horrible atmosphere, war and so many things you will find, बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। लेकिन जब आप इन सारी चीजों को पाते हैं, जब आप इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं या जब आप इन सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तो कुछ और भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। वह चीज क्या है कि प्ले किस में लिखा गया है, प्ले जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैंक वर्ड्स के अलावा ये तो वर्ड्स फॉर्म में हो गया, यहाँ पे किस तरह की लैंग्वेज का यूज किया गया है, बोथ पोएटिक एंड प्रोजाइक लैंग्वेज, पोएटिक एंड प्रोजाइक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया है, पोएटिक और प्रोजाइक लैंग्वेज का। तो जब भी ट्रेजेडी आप पढ़ेंगे, जब ग्रीक ट्रेजेडी की बात की जाती है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात की जाती है, तो ये जरूर देखा जाता है कि ये कहा गया था कि अरिस्टोटल के द्वारा कि ट्रेजेडी शुड बी ओनली इन पोएटिक लैंग्वेज, ट्रेजेडी शुड बी रिटेन, ट्रेजेडी शुड बी कंपोज्ड ओनली इन पोएटिक लैंग्वेज। लेकिन शेक्सपियर ने क्या किया, दोनों लैंग्वेज का यूज किया, प्रोजाइक लैंग्वेज का भी यूज किया है, पोएटिक लैंग्वेज का। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं
वे पोएटिक लैंग्वेज में कौन से पोएटिक लैंग्वेज को, उन्होंने जो है ब्लैंक वर्ड्स को फॉलो किया है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू द फीचर्स ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, की व्हाट इज ब्लैंक वर्ड्स, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, हाउ यू कैन गो, दिस पॉइंट्स आई ऑलरेडी आई हैव गॉन। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं समझने के लिए। अब आपको स्टोरी को और अगर आगे समझना है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि व्हाट हैपेंस, यू विल कम टू नो कि जब जो है एक्ट फर्स्ट में मैंने सीन फर्स्ट बताया, सीन सेकंड बताया, एक्ट फर्स्ट का सीन थर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? थ्री विचेस ने जो मीटिंग की थी कि जब वार खत्म हो जाएगा तो मैं मुलाकात किससे करूंगी, मैकबेथ से। उन्होंने ये नहीं कहा मैं मुलाकात बैंको से करूंगी, रिमेंबर दैट। जबकि जो बैंको है, ही इज आल्सो अ ब्रेव सोल्जर, ही इज आल्सो अ ब्रेव कोर्टियर मिनिस्टर ऑफ किंग डंकन, और ही इज इक्वल टू मैकबेथ। लेकिन ये प्लानिंग है या शेक्सपियर का यह अपना आर्ट है कि वो मीटिंग किससे दिखाएंगे, जो प्रोटेगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उससे दिखाएंगे, और वहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी जिससे स्टोरी आगे बढ़ेगी। सीन थर्ड में, एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में मीटिंग होती है, किसके बीच मीटिंग होती है, थ्री विचेस और मैकबेथ के बीच में। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि a meeting is held between Macbeth and the three witches in act first scene थर्ड। एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में आपको ये जान के मतलब वो होगा कि वहां पे बैंको भी है, लेकिन बैंको का जिक्र आप नहीं पाएंगे। इंस्टेड ऑफ बैंको हुम डू यू फाइंड, इंस्टेड ऑफ बैंको यू फाइंड, मतलब बैंको भी वहां पर है, लेकिन ड्रामेटिस्ट जो है क्या करता है कि एक तरह का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हुआ किसके बीच में, थ्री विचेस के बीच में और मैकबेथ के बीच में। जब ये मीटिंग होती है देन यू विल कम टू नो कि वहां पर तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री विचेस जो है रास्ता रोकती हैं मैकबेथ का। मैकबेथ कहते हैं कि हु आर यू या हु आर दे, व्हाई हैव यू स्टॉप्ड माय वे, व्हाई आर यू इन माय वे, व्हाई हैव यू चेक्ड माय वे, तो आपने मेरा रास्ता क्यों रोका। तो एंड टेल समथिंग, स्पीक समथिंग। तो वो जो थ्री विचेस रहती हैं मैकबेथ को लेकर के तीन बातें कहती हैं। यू आर देन ऑफ कॉर्डर, CAWDAR, देन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ ग्लेमिस, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये तीनों भविष्यवाणी आपको ध्यान में, फ्यूचर किंग, कैसे किंग, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये तीनों चुड़ैलें ये कहती हैं कि आप जो है क्या है, आपको ये पदवी मिलेगी। इट्स द प्रिडिक्शन, इट्स द प्रिडिक्शन, इट्स द प्रोफेसी। इफ आई से वर्ड द प्रोफेसी, यह जो है भविष्यवाणी है, किसकी भविष्यवाणी है, थ्री विचेस की। किसके बारे में, मैकबेथ के बारे में। बिकॉज दे हैव चेक्ड द वे ऑफ मैकबेथ, दे आर इन द वे ऑफ मैकबेथ इन हीट व्हेन ही इज कमिंग बैक फ्रॉम द बैटलफील्ड। जब वह बैटलफील्ड से वापस आते हैं तभी उनका रास्ता वो तीनों चुड़ैलें रोक लेती हैं और वहां पे कहती हैं कि मैं जानती हूं कि आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत लॉयल हैं, ऑल दीज थिंग्स। और वो ये कहती हैं कि आपको ये पदवी से नवाजा जाएगा, ये पदवी आपको मिलेगी। कौन कौन सी पद, आप जो है कॉर्डर के गवर्नर बनने जा रहे हैं, आप जो है ग्लेमिस के गवर्नर बनेंगे, और आप इस फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और आप भविष्य स्कॉटलैंड में के राजा भी होंगे। ये दो चीजें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चीजें ये इंपॉर्टेंट। पूरी कहानी अब इसी पर आगे बढ़ेगी, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये दो पोस्ट तो खाली हो गई थी जब युद्ध के मैदान में शत्रु मारे गए, तो ऑलरेडी ये दो पोस्ट खाली हो गई, और इन दोनों पोस्ट की जिम्मेदारी किसको दे दी जाएगी, इन दोनों पोस्ट की जिम्मेदारी मैकबेथ को दे दी जा रही है। लेकिन अभी एक ये पोस्ट तो भरी है ना, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड आप कैसे बन सकते हैं, किंग डंकन इज अलाइव ना, किंग डंकन अभी जिंदा है, उनकी पोस्ट खाली नहीं हुई है, और जब तक किंग डंकन रहेंगे कैसे कोई राजा बन सकता है। डेमोक्रेसी तो है नहीं कि इलेक्शन होगा 5 साल बाद हटा दिया जाएगा। तो एक एक चीज आप ध्यान में रखिए, यहीं से मैकबेथ के दिमाग में एक चीज जन्म लेता है जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया था, दैट इज इविल एम्बिशन, बुरी सोच।
मैकबेथ सोचते हैं कि जब अगर थ्री विचेस की ये दो भविष्यवाणियां सही हो सकती हैं, तो ये भी भविष्यवाणी सही होना चाहिए कि फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये कहते हैं कि फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो यहां से एक कीड़ा मैकबेथ के दिमाग में थ्री विचेस ने डाल दिया और उनके दिमाग में एक एम्बिशन जल लगने लगा। वह एम्बिशन क्या है? मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, सच अ टाइप ऑफ ड्रीम। जब मैकबेथ वापस आते हैं इतना सारी चीजें लेकर के, तो आप देखेंगे कि उसी युद्ध के मैदान, जहां पे युद्ध के मैदान से जब वो वापस आ रहे हैं, जहां थ्री विचेस उनका रास्ता रोकती हैं, वहीं पर बैंको भी है। बैंको के बारे में वे कुछ नहीं कहती, क्योंकि जो जो थ्री विचेस है या ट्रेजेडी में चीज दिखाया जाता है कि वे क्या करती हैं कि जो जो मेन कैरेक्टर है उसका जो शॉर्टकमिंग्स है, जो उसका वीक पॉइंट है, उसको वे क्या करती है, फ्रंट पे लाती है। उसके दिमाग में उसी से वे इंटरेक्ट होंगी, उसी से वे मुखातिब होंगी। और मैकबेथ से वे मुखातिब होती है, क्योंकि मैकबेथ का एक वीक पॉइंट है, वह हीरो है, और हीरो में जब वीक पॉइंट जन्म लेगा तो वह कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा, गलती करेगा, तभी उसका डाउनफॉल होगा। और उसका वीक पॉइंट यही है। कौन सा वीक पॉइंट है? इविल एम्बिशन। अब उसके दिमाग में ये पॉइंट चलने लगा। वहीं पर बैंको कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मी, मैं भी तो हूं, मैं भी ब्रेव हूं, करेजियस हूं, बोल्ड हूं। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मी, मेरे बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? तब आपको पता चलेगा कि वहां पे थ्री विचेस कहती हैं कि यू विल नॉट बी द किंग बट योर सन विल बी द किंग। आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपके लड़के राजा बनेंगे। ये चीज किसके बारे में? बैंकों के बारे में, कि यू विल नॉट बी द किंग बट योर सन विल बी द किंग। जब ये बात होती है कि आप राजा नहीं बनेंगे, आपके बच्चे राजा बनेंगे, तो इसका हश्र हम लोग देखते हैं कि कैसे मैकबेथ जो है बैंकों का मर्डर करा देता है और उसका लड़का फिलियंस बच जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखने। और ये बात कहां पे कह दी गई थी? एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में, कि आप राजा नहीं बनेंगे, आपके बच्चे राजा बनेंगे। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ये किससे लेकर के था? प्रोफेसी से लेकर के। देन ऑफ कार्टर, देन ऑफ ग्लेमिस, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। उसके पहले मैंने दो वर्ड और बात किया था, वह क्या था? बेलोनास ब्राइड ग्रूम, गोलगाथा। थ्री विचेस के बारे में मैंने आपको बात किया, थ्री विचेस की हेड हिकेट के का नाम मैंने लिया। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है और इधर जो है किंग डंकन मैकबेथ के वेलकम के लिए तैयार है और अपने कुछ मिनिस्टर्स को भेजते हैं कि आप ससम्मान जो है मैकबेथ को क्या करिए, लेकर के आइए। मैकबेथ कम्स, ही इज ग्रीटेड, ही इज वेलकम विद ओपन हार्ट बाय किंग डंकन। तमाम तमाम चीजें होती है, एक फॉर्मेलिटी है जो ड्रामा में चलता रहता है। लेकिन मैकबेथ की ये जितना भी मैकबेथ का वेलकम किया जा रहा है, मैकबेथ का कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि किंग डंकन ने उसको देन ऑफ कार्डर बना दिया, देन ऑफ ग्लेमिस बना दिया। अब मैकबेथ के दिमाग में चलने लगा कि थ्री विचेस ने जो भविष्यवाणियां मेरे बारे में की थी, दो तो सही हो गई, तीसरी भी उन्होंने कहा है वह भी सही होनी चाहिए। तो वह भी सही होना चाहिए, लेकिन वह कब सही होगा? जब पोस्ट खाली होगी तब तो सही होगा ना। तो उसके दिमाग में देयर इज अ पॉइजन इन द माइंड ऑफ मैकबेथ। और मैकबेथ ये सोचते हैं कि मुझे राजा बनना है, तो मैं कैसे बनूंगा? और किंग डंकन जो है उनका इतना ज्यादा वेलकम करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ता है और वो बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातें किंग डंकन को करते हैं। किंग डंकन का विश्वास भी जीतते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी दिया है आपने दिया है, ये सब आपकी ही देन है, आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। मेरा अपना परिवार, ये पहले तमाम चीजें सब आपकी देन। जब आप आगे उस ड्रामा को पढ़ेंगे तो सच अ टाइप ऑफ रेट्रिक यू विल फाइंड देयर, वहां पे इस तरह की रेट्रिक आप पाएंगे। उसके बाद क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जहां से लेडी मैकबेथ की एंट्री आपको ध्यान में रखना है। अभी तक हम लोगों ने एंट्री में किसकी बात की है? थ्री विचेस की बात की है, किंग डंकन की बात की है, वुंडेड सर्जेंट की बात की है जो घायल सैनिक था उसका, और इसके अलावा हमने जो है मैकबेथ की बात की, बैंको की बात की। अब जो एंट्री होना, वह किसकी एंट्री होना? लेडी मैकबेथ की एंट्री। लेडी मैकबेथ इज द वाइफ ऑफ मैकबेथ। कुछ क्रिटिक्स ने उसको फोर्थ विच भी कहा, केवल उसकी अपनी एम्बिशन की वजह से या उसकी अपनी हरकत, जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया शेक्सपियर के द्वारा, कुछ लोगों ने उसको जो चौथी चुड़ैल की कैटेगरी में रखा। सो व्हाट आई वांट टू से, मैकबेथ जो है क्या करते हैं? मैकबेथ राइट्स अ लेटर टू लेडी मैकबेथ एंड टेल्स अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द थ्री विचेस। मैकबेथ एक लेटर लिखते हैं, किसको लिखते हैं? लेडी मैकबेथ को। और क्या बताते हैं? प्रोफेसी ऑफ द थ्री विचेस। वो थ्री विचेस की प्रोफेसी के बारे में बताते हैं। और उस प्रोफेसी में वो कहते हैं कि थ्री विचेस ने कहा था कि मैं देन ऑफ कार्डर बनूंगा, देन ऑफ ग्लेमिस बनूंगा और फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनूंगा।
दो चीजें सत्य हो गई। राजा मैं कैसे बनूंगा? जब ये बात वो जो है लेडी मैकबेथ को लिखते तो लेडी मैकबेथ कहती या यू विल बी द क्वीन, यू विल बी द किंग एंड आई विल बी द क्वीन। मुझे भी रानी बनने का शौक है, मैं रानी बनूंगी एंड इट्स पॉसिबल, ये संभव है। तुम राजा बनोगे, मैं रानी बनूंगी। और इस तरह से क्या होता है, एक प्लान तैयार होता है। उस प्लान के तहत ये कहा जाता है कि किंग डंकन को अपने पैलेस में हम लोग इनवाइट करेंगे, और जब किंग डंकन आएंगे, रात में सोते रहेंगे, तो उसी समय किंग डंकन का मर्डर कर दिया जाएगा। रिमेंबर दैट। ये इविल एम्बिशन अब क्या शक्ल अख्तियार करने जा रहा है? अभी तो इविल एम्बिशन एक विचार था। नाउ द इविल एम्बिशन वाज एन आइडिया, बट नाउ यू विल सी दिस इविल एम्बिशन इनटू एक्शन। तो दो चीजें ध्यान में रखिएगा, ये जो इविल एम्बिशन था अभी तक तो यह आइडिया के रूप में था, लेकिन अब यह इविल एम्बिशन एक्शन के रूप में आएगा विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ लेडी मैकबेथ। जितना ज्यादा एम्बिशन मैकबेथ में नहीं है, उससे ज्यादा एम्बिशन किसमें है? लेडी मैकबेथ में है। And Lady Macbeth says, yeah, undoubtedly, I want to be the queen and I want to see my husband as a king. They invite King Duncan. They take King Duncan in confidence. खूब चिकनी चुपड़ी बातें होती है, सर ये आपके द्वारा दिया गया है, मैं तो आपका नौकर हूं, आप जहां आदेश करेंगे, जैसा आदेश करेंगे, आई विल बी देयर। तमाम तरह की चीजें। जब किंग डंकन रात में सो जाते हैं तो एक प्लानिंग के तहत क्या कर दिया जाता है कि उनका मर्डर कर दिया जाता है। और बहुत सारी, जब आपने मूवीज उसका देखा हो, मैंने कहा था इससे रिलेटेड मूवीज है, तमाम इससे रिलेटेड और चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है। सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल देयर। मैंने कहा था आप उससे देखेंगे तो पूरा सीन आपके सामने नाचेगा। कैसे जो सैनिक वहां की सुरक्षा में लगे उनको बेहोश कर दिया जाता है, फिर मर्डर करके जो है उन्हीं की तलवार या खंजर में खून वगैरह लगा दिया जाता है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। सुबह होती है, चारों तरफ हल्ला उड़ा दिया जाता है कि किंग डंकन का मर्डर हो गया, किंग डंकन का मर्डर हो गया। जो सैनिक सोते रहते हैं, जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, वो जागे, वे कुछ कह पाए इससे पहले ही मैकबेथ क्या करते हैं, तलवार निकाल करके उन सैनिकों की हत्या कर देते हैं, कहीं कोई प्रूफ ना रहे। सो इस तरह से आप देखेंगे कि ड्रामा में बैटल के बाद एक बड़ा कत्ल होता है। वह बड़ा कत्ल किसका है? किंग डंकन का है, जो एक जेंटिल किंग है, एक वफादार, एक लॉयल किंग फॉर द नेशन, लॉयल किंग फॉर द पीपल, और जिन्होंने बहुत कुछ किसके लिए किया है? मैकबेथ के लिए और लेडी मैकबेथ के लिए किया है। लेकिन इविल एम्बिशन के आगे मैकबेथ को यह हजम नहीं होता, लेडी मैकबेथ को यह हजम नहीं होता कि दो पोस्ट तो मिल गई, थर्ड पोस्ट मुझे कब मिलेगी? तो फॉर द सेक ऑफ थर्ड पोस्ट दे ब्रूटली मर्डर हुम, दे ब्रूटली मर्डर किंग डंकन। इसीलिए वहां पे एक लाइन बोली गई, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन। कोई ऐसी कला नहीं है कि एक आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम समझ सके, ऐसी कोई कला डेवलप नहीं हुई है। अगर जो है किंग डंकन यह समझ लेते कि लेडी मैकबेथ के दिमाग में क्या चल रहा है, मैकबेथ के दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसके पैलेस जाते ही नहीं, अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करते। सो वो लाइन इस पर्पज से बोली गई। मैंने आपको लिखवाया भी था, मैंने आपको बताया था। थर्ड पॉइंट जब आप बात करेंगे, या थर्ड पॉइंट को लेकर के अगर मैं किसी चीज को आता हूं, तो जब ये मर्डर हो जाता है और मर्डर में अर्ली मॉर्निंग में सारा ब्लेम सैनिकों पर लगा दिया जाता है, तो मैंने दो कैरेक्टर का नाम लिया था, मैल्कॉम और डोनाल्बियन का। और मैंने कहा था कि वे दोनों किसके बेटे थे? किंग डंकन के वे बेटे हैं। तो मैल्कॉम और डोनाल्बियन को लगता है कि मेरे फादर की हत्या कर दी गई है, कहीं शत्रु मेरा भी मर्डर ना कर दे, इसीलिए दे लीव स्कॉटलैंड एंड वेंट टू इंग्लैंड। वे स्कॉटलैंड छोड़ देते हैं और कहां चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। अब जब पोस्ट खाली हो गई, तो पोस्ट खाली होने के बाद ये होता है कि हु विल बी द किंग, राजा कौन बनेगा? तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी पदवी ऑलरेडी किंग डंकन ने मैकबेथ को दिया है, किंग डंकन का सम्मान हुआ है, तो दबे जुबान से या और चीजों से सारे लोग कहते हैं कि अब जो है मैल्कॉम डोनाल्बियन भी यहाँ नहीं रहे, और इवन जो है मैल्कॉम और डोनाल्बियन पर ही लगा दिया जाता है कि उन्होंने अपने फादर की हत्या की। अब इस तरह से जो है आप देखेंगे कि नाउ द वे इज क्लियर, पूरा रास्ता साफ हो जाता है। देयर इज नो वन इन द वे ऑफ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, द पोस्ट इज वैकेंट, पोस्ट भी खाली है, रास्ता भी खाली है। फिर वे क्या करते हैं? वे एक राजशाही दावत देते हैं और सारे कोर्टियर्स और मिनिस्टर्स को कहते हैं यू ऑल हैव टू बी देयर, वहां पे आपको रहना है, क्योंकि अगर आप वहां पे रहेंगे तो उस समय मैं क्या करूंगा, मैं राजा बनने जा रहा हूं, और जो उसमें मौजूद नहीं होगा, इसका मतलब कि वह मुझे नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं, इसका मतलब वह मेरा शत्रु होगा।
और इस तरह से होता क्या है कि अभी राजशाही दावत से पहले एक और घटना घटित होती है कि बैंको जो है अपने बेटे फिलियंस के साथ कहीं गए रहते हैं, और जब व्हेन ही इज कमिंग बैक, जब वह वापस आते रहते हैं, तभी जो है मैकबेथ उनकी भी हत्या करवा देता है। क्यों करवा देता है? मैकबेथ को डाउट होता है कि आने वाले समय में यही मेरे सबसे बड़े शत्रु सिद्ध होंगे। बैंको को मार दिया जाता है, लेकिन मैक उनका लड़का फिलियंस बच जाता है। और यहाँ जब राजशाही दावत चलती रहती है, तो उस राजशाही दावत में एक कैरेक्टर मौजूद नहीं है, वह कैरेक्टर मैकडफ है। There is not a means one brave soldier, one brave courtier, मैकडफ। जब ये पता चलता है कि मैकडफ नहीं है, तो ये चीज बहुत ही उसको बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? मैकबेथ को, कि इसका मतलब कि ही डजंट एक्सेप्ट मी एज किंग। तभी वह जो है क्या करता है, सैनिक भेजता है और कहता है कि मैकडफ को देखिए वो कहाँ है, अगर नहीं है तो सैनिक जाते हैं, मैकडफ को तो नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बीबी और बच्चे का कत्ल कर देते हैं। एक चीज, एक घटना। तो एक हत्या जो है बैंकों की होती है, और एक हत्या उधर क्या होती है, परिवार के सदस्यों की हो रही। किसकी हत्या? मैकडफ के बच्चे और पत्नी की। सो रिमेंबर दैट, जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, मैंने पहली वर्ड यूज किया था, ब्लड, मर्डर, डिस्मेइंग एटमॉस्फेयर, हॉरिबल एटमॉस्फेयर। और यह जो है क्या था, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप आपका क्राइम के वर्ल्ड में। यह पहला कदम था मैकबेथ का, जहां पे एक हत्या किंग डंकन की हुई, किंग डंकन के बाद बैंको की हुई, बैंको के बाद जो है मैकडफ की बीबी और बच्चों की। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। अब उसके बाद राजा तो ये बन गए, लेकिन जो वहां पर एक बैंकेट उन्होंने जो राजशाही दावत किया था, उस राजशाही दावत में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है। इसीलिए उस सीन का नाम रखा गया है बैंकेट सीन, BANQUET, बैंकेट सीन। उस राजशाही दावत में यू विल कम टू नो, बैंकों का जो घोस्ट है, बैंकों का जो भूत है, वो आकर के बैठ जाता है कहां पर? मैकबेथ की सीट पर। ये दिखाया गया है। तो सुपर नेचुरल कैरेक्टर का एक दूसरा रूप। अभी तक तो सुपर नेचुरल कैरेक्टर थ्री विचेस के रूप में आई थी, हिकेट के रूप में आई थी, लेकिन एक दूसरा रूप सुपर नेचुरल कैरेक्टर का, वह किस रूप में आता है? बैंकों के गोश्त के रूप में। एंड दैट गोश्ट इज ओनली विजिबल टू मैकबेथ एक्सेप्ट नन। मतलब आपको ये देखेंगे कि किसी और को वह नहीं दिखाई पड़ता, केवल किसको दिखाई पड़ता है? मैकबेथ को दिखाई पड़ता है। जब कोर्टियर्स और तमाम लोग कहते हैं कि मैकबेथ से कि टेक योर सीट, आप अपनी सीट को लीजिए, तो कहते वहां पे कहता है कि मैंने तो जो है बैंको का मर्डर करा दिया, बट बैंको इज स्टिल अलाइव, बैंको तो अभी भी जिंदा है। तो ये एक ऐसा लगता है कि जैसे एक मॉकिंग एटमॉस्फेयर है, ऐसा लगता है कि एक मॉकिंग एटमॉस्फेयर है वहां पर। उस पूरी सिचुएशन में ऐसा लगता है जैसे मैकबेथ मैडनेस की कंडीशन में आ जाता है, और उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फ्रंट में कौन आती है? लेडी मैकबेथ आती है। कहीं कहीं पर तो ये भी वी कम टू नो, कहीं कहीं पे तो ये भी दिखाया गया कि लेडी मैकबेथ मैकबेथ से भी ज्यादा जो है क्या है, स्ट्रांग है। इवन शी इज डेक्सटीरियस टू हैंडल द सिचुएशन, शी इज स्किल हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। मतलब उसको काफी ज्यादा स्किल है, डेक्सटीरियस है, निपुण है, एडेप्ट है कि कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। वह वहां पे कहती है कि जितने भी राजशाही उस दरबार में या दावत में लोग इकट्ठा हुए, सबसे कहती है कि आपके जो लॉर्ड है, नाउ ही इज नॉट वेल, ऐसा लगता है वह बीमार है, और आप लोग अपने अपने घर पे जाइए, कल हम लोग एंजॉय करेंगे। शी टैकल्स द सिचुएशन। तो ये पूरी सिचुएशन केवल ब्रेवरी की कहानी नहीं है, बल्कि कॉन्स्पिरेसी की भी कहानी है। ब्रेवरी भी चल रही है जो युद्ध के मैदान में नजर आई। कॉन्स्पिरेसी कहां नजर आती है? एक षड्यंत्र, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, जिसके तहत किंग डंकन की हत्या होती है, और उस हत्या के बाद जो है और तमाम उनको अपने पाप को छुपाने के लिए हत्या करना पड़ता है। तब आप देखते हैं कि कैसे तमाम ऐसे अवसर आते हैं जहां लगता है कि इसका खुलासा होगा, लेकिन उसी समय वे सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। यहां तक तो इनका जो है क्या किया गया, इनका डेवलपमेंट दिखाया गया है कि देन ऑफ कार्डर, देन ऑफ ग्लेमिस, और राजा भी बन बैठे। यह इनका प्रोग्रेस है, यह इनका डेवलपमेंट है। लेकिन इसके जस्ट बाद इनका डाउनफॉल शुरू होगा। किंग डंकन को इन्होंने मार दिया, तमाम चीजें, लेकिन अब एक नई तरह का स्ट्रगल सामने आता है। आज ही सुबह की क्लास में या कल मैंने बताया था कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर्स हैं, उनको दो लेवल पर संघर्ष करना पड़ता है। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल।
एक्सटर्नल तो बैटलफील्ड में होता है, इंटरनल उनके उनके मन में चलता है। यहाँ से एक दूसरी तरह की कैफियत आपको लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के कैरेक्टर में देखने को मिलेगी। वह क्या है? दैट इज द साइकोलॉजिकल इश्यू, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर। वह एक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। राजा बन गए, लेकिन जिंदगी में क्या नहीं है? जिंदगी में पीस नहीं है, शांति नहीं है, और उनको शांति नहीं आती है। ना नींद आ रही है, ना सुकून है, ना चैन है। तो शायद उन्होंने इस चीज को दिखाने की कोशिश की, जो साइकी है सबसे बड़ा चीज, वह साइकी ह्यूमन ने जो नेचर है, वह चीज यही दिखाने की कोशिश की गई है कि चाहे आप राजा बन जाए, चाहे आप रानी बन जाए, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर चले जाए, बट इफ यू डोंट हैव पीस, इफ यू डोंट हैव, एक तरह से अगर कहा जाए कि आपकी लाइफ में अगर ट्रैंक्विलिटी नहीं है, बाम नहीं है, काम नहीं है, पीस नहीं है, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट लाइफ। और अगर आपने बुरा किया है, तो उसका बुरा जो जो अंजाम है वह बुरा ही होगा। इसीलिए कहा गया कैरेक्टर इज डेस्टिनी। आपका चरित्र ही आपका भाग्य है। भाग्य इज नथिंग एट ऑल। जैसा आपका चरित्र है, जैसा आपका कैरेक्टर है, वैसे ही आपका भाग्य होगा। सो यू विल कम टू नो कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है अब इनका डाउनफॉल शुरू होगा। लेडी मैकबेथ पागल हो जाएंगी, और उस मैडनेस को कहां पर दिखाया गया? स्लीप वॉकिंग सीन में। एक एक इंपॉर्टेंट सीन है जो लिखने की, आई डोंट थिंक कि लिखने की जरूरत है। एक सीन है जहां पे दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने सर पे कैंडल रखा हुआ है और किताब हाथों में ली है, रात में नींद नहीं आ रही, चलते चलते वो पढ़ रही है। इस तरह की सिचुएशन लेडी मैकबेथ के साथ। वह लेडी मैकबेथ जो किंग डंकन का मर्डर कराती है, वह लेडी मैकबेथ जो पूरे सिचुएशन को टैकल करती है, उस लेडी मैकबेथ, वह लेडी मैकबेथ इतना हेल्पलेस हो जाएगी इन सच अ सिचुएशन शी हैज बीन प्रेजेंटेड इन द प्ले, इन ड्रामा। वी कांट अंडरस्टैंड एट ऑल। तो जो जो स्लीप वॉकिंग सीन है, वह स्लीप वॉकिंग सीन एक तरह की उसकी सिचुएशन देख करके सिंपैथी जताता है। एक ऑडियंस भी उसके ऊपर सोचते या कि रानी तो बन गई, बट व्हाट शी गॉट मिला क्या? पोस्ट मिला, डेजिग्नेशन मिला, वह भी गलत तरीके से, लेकिन अंजाम कितना बुरा होता है। नो सुकून, नो चैन, नो मदरहुड, नो वुमेनहुड यू फाइंड इन द कैरेक्टर ऑफ दैट लेडी। कोई नारीत्व की जो भावना है उसमें आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। सेम थिंग आप देखते हैं कि जब डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए आता है, तो डॉक्टर निगरानी करता है, सुपरवाइज करता है। डॉक्टर कहता है कि दिस डिजीज इज इनक्यूरेबल, यह जो डिजीज है इनक्यूरेबल है, लाइलाज है। कोई डॉक्टर दुनिया का इसका इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक डिसऑर्डर है। कि एक जेंटिल किंग को मार करके आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, तो शेक्सपियर दिखाना चाहते हैं कि नो, नॉट एट ऑल, यू हैव मर्डर्ड अ जेंटल किंग एंड यू कांट गेट पीस। कोई कोई पीस आपको नहीं मिलेगा। तो जो ट्रेजिडी है, वह ट्रेजिडी ऐसा नहीं कि किसी का गला ही काट दिया गया, बल्कि एक सफरिंग भी है। वह सफरिंग क्या है? गलत काम की वजह से पश्चाताप करना, नींद का ना आना, मैडनेस का होना, मेंटल डिसऑर्डर, साइकी, ये सब चीजें प्रॉब्लम वहां पे आपको दिखाई देगी। और यहीं पे इतने खूबसूरत डायलॉग वो बोलती कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ। अरब के सारे इत्र को ला करके अगर मैं अपने खून के जो दाग मेरे हाथों पे लगे हुए, अगर मैं उसको धुलूं, तो ये खून के दाग खत्म होने वाले नहीं है। सो ये क्या है? ये साइकी ही तो है, डिसऑर्डर ही तो है। डॉक्टर तक कहता है इट्स इनक्यूरेबल डिजीज। द सेम थिंग यू फाइंड, जैसी लेडी मैकबेथ की मौत होती है, मैकबेथ अकेला महसूस करते हैं। देयर इज नो वन टू हेल्प दैट मैन। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि जब बर्नम वुड के बारे में बात होती है और तमाम चीजों के बारे में जब बात होती है, तो कैसे मैकडफ के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। सो जो एक जर्नी है, जो एक डिस्कोर्स है ड्रामा का, उस डिस्कोर्स में आप ये पाएंगे कि ह्यूमन नेचर, उस ह्यूमन नेचर में एक इविल एम्बिशन का जन्म लेना, उस इविल एम्बिशन की वजह से एक जेंटिल किंग की हत्या, और पांचों एक्ट में पैरेलल वे में उसकी बात कही जाती है कि पहले आपका प्रोग्रेस दिखाया जाएगा, फिर आपका डाउनफॉल। जब हमने ग्रीक ट्रेजेडी की बात की थी, चाहे हमने कैथारसिस की बात की, हमने हैमार्सिया की बात की, हमने क्या पेरिपीटिया की बात की, हमने ह्यूब्रिस की बात की, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। 5 एक्ट मिलेगा, उसका सीन भी, जिसमें कई सीन इंपॉर्टेंट है। बिगनिंग सीन मैंने आपको बताया, डैगर सीन मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ आपको मैंने बैंकेट सीन आपको बताया, स्लीप वॉकिंग सीन मैंने आपको बताया। सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल सीन यू विल फाइंड हियर। प्रोज और पोइटिक लैंग्वेज मैंने आपको बताया, जब वह लेटर लिखते हैं। कॉमिक रिलीफ भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जितने शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पाएंगे। एक ही चीज नहीं पाएंगे, कोरस नहीं पाएंगे, थ्री यूनिटीज नहीं पाएंगे, प्योर पोएटिक लैंग्वेज नहीं पाएंगे, और ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एक्शन मिला जुला आप यहाँ पर पाएंगे। ब्लैंक वर्ड्स में ट्रेजिडी को लिखा गया,
सुपरनेचुरल कैरेक्टर की जो हिकेट है उसका भी रोल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, कैसे वह अपने थ्री विचेस को गाइड करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, कैसे उनको कंट्रोल करती है। ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो एक ट्रेजिडी है, उस पार्टिकुलर ट्रेजिडी को व्हेन यू हैव गॉन विद दिस प्ले, व्हेन यू हैव रेड दिस प्ले, यू विल कम टू नो कि हर कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंस है, हर घटना का एक इंपॉर्टेंस है। अगर आपके माइंड में इतनी सारी चीजें आ जाती है तो यू विल नेवर फॉरगेट। इसके बाद पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसमें मैंने कैरेक्टर को लेकर के, थीम को लेकर के, लाइन को लेकर के मैंने बात बताई थी। कई लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, एक लाइन और, लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, सच अ ब्यूटीफुल लाइन यू फाइंड स्पेशली इन एक्ट फिफ्थ। एक्ट फिफ्थ में आप ये लाइनें पाते हैं, मैकबेथ के द्वारा बोली गई है। तो प्ले में एक बुरा काम है और उस बुरे काम की वजह से रिपेंटेंस भी है, एम्बिशन है, मुझे ये बनना है, वो आप बन भी जाते हैं, लेकिन गलत तरीके से बनते हैं तो उसकी वजह से आपका एक डाउनफॉल है। और हाइमार्सिया यही होता है। हाइमार्सिया का मतलब है कि ट्रेजिक फ्लॉ आपका एक वीक पॉइंट होगा, और मैकबेथ का वीक पॉइंट क्या है? उसका इविल एम्बिशन है। और यही इविल एम्बिशन उसके पतन का कारण बनता है कि आपके अंदर एक ख्वाहिश जग रही है। ख्वाहिश वह क्या जग रही है? आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी दैट। ख्वाहिश जगना, ख्वाहिश पालना गलत चीज नहीं है, लेकिन उस ख्वाहिश को अंजाम गलत रास्ते पर जाकर के देना, दैट इज अ बैड थिंग in the eye of William Shakespeare. So this is the story. These are the points which you have to go. Just आपको समझना है। ऐसी एक एक प्ले को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा, और मैं समझता हूं कि अगर हमने इस पर इतनी सारी बात कर दी तो बहुत सारी चीजें जो आपके माइंड में नहीं रहा होगा वो चीजें आई होंगी, बहुत सारी चीजें फ्लैश बैक होंगी, बहुत सारी चीजें जो आपने मूवीज देखा होगा या जो और भी चीजें देखी होंगी वो सब चीजें और क्लियर हो गया होगा, बिकॉज यू हैव रेड दिस प्ले। तो सबसे पहले मैंने इसी को उठाया कि आप इसको पढ़ चुके हैं, मैंने भी पढ़ाया था, ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा है। तो इसका जो एक क्रिटिकल एनालिसिस है, जो उसका एक समरी है, वह पार्टिकुलर चीज आपके माइंड में आएगा। नाउ जस्ट आई वांट टू नो योर फीडबैक, व्हाट डू यू वांट टू से? डू यू वांट टू से एनीथिंग? गुड इवनिंग। जी जी, ठीक है। तो आई थिंक कि हमें सारे प्ले को ऐसे ही डील करना है, एक एक करके, या एनी अदर पर्सन? लेट मी क्लोज रिकॉर्डिंग, लेट मी क्लोज रिकॉर्डिंग। या एनी अदर? आप में से किसी और को कुछ कहना है? Anil Kumar ji, Rakesh ji, and so many people are here. There are 26 attendees. If you want to say anything, if you want to give your feedback. जी अनिल जी। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है। आ, या ठीक है। आई थिंक कि देर इज कृष्णा जी, धर्मप्रिया जी, विनोद कुमार जी, प्रवीण मिश्रा, भूपेंद्र भाई का आ ही गया, रिजवान अहमद, राकेश जी। यू ऑल हैव ओनली 1 मिनट। अगर आप में से किसी को कुछ कहना हो तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। अदरवाइज आई थिंक कि आई हैव टू कंक्लूड दिस लेक्चर। वी विल मीट इन मॉर्निंग, और मॉर्निंग के सेशन में भी मैं आपको शेक्सपियर के एक दूसरे ड्रामा की स्टोरी लेकर के आऊंगा, या उसको हम डिस्कस करेंगे। इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग, अदरवाइज आई हैव टू बाइंड अप दिस सेशन। या गुड इवनिंग शिल्पी जी।
या हर्ली बर्ली, हर्ली बर्ली, HURLYBURLY. That's about the first scene. It's not the name of the scene. I just told कि ये ड्रामा के बिल्कुल शुरू वाले सीन में such a situation you find. Yeah. Heath Hurly Burley. Heath. 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 Then Hurly Burley. HURLY Hurly BURLY. This refers to war. हीथ जो है बंजर जगह के लिए आता है, बैरन प्लेस. देयर इज ब्रजपाल सिंह जी, दिनेश जी या कृष्णा जी. गुड इवनिंग जी. जी 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 जी. हाँ हाँ बिल्कुल, डिस्कशन में वो चीजें और भी हो जाती है, पॉइंट लिखवाना दैट इज अनदर थिंग, लेकिन व्हेन आई एम हियर बिफोर कैमरा एंड व्हेन यू सी माय जेस्चर, पोस्चर, फेस एक्सप्रेशन एंड ऑल द स्टोरीज आर गोइंग टू हैपन, इट सीम्स दैट आई एम जस्ट परफॉर्मिंग दैट प्ले. I am in different role in the role of Lady Macbeth, Banquo, so many things. So whenever you find gesture, posture, and the movement of my body, then it appeals you. काफी ज्यादा it appeals you. Yeah. So I think now I should bind. Yeah. किस में, मैकबेथ में? आज की क्लास में या पहले? नहीं नहीं, अगर 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 मैंने पहले वाली क्लास में केवल यही बात बताई थी तो वो एनफ नहीं है. मैं उसको और फिर लिख करके आपको भेजूंगा. मुझे लेकिन मुझे याद है कि शायद मैंने और लिखवाया था. हाँ मतलब मैंने ये कहा था कि मैंने और सारा ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल, टुमारो एंड टुमारो करके कई सारी लाइनें मैंने लिखवाई थी. मैंने एक नहीं लिखवाया था, मुझे याद है कि और भी मैंने पूरा लाइन कवर कराया था. और वो अवेलेबल, वो वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें लिखवाया गया था. तो ठीक है, आई एम जस्ट बाइंडिंग अप द सेशन. ओके, मीट यू टुमारो.